नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाइक ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट या जो भी पॉसिबल क्वेश्चन थे वो सब डिस्कस किया था। आज उसी के आगे हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी चालू करेंगे। अगर आपने पिछला लेक्चर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का नहीं देखा है तो एक बार जाके उसको देख लीजिए, क्योंकि जो आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आज का लेक्चर है वो पूरा पिछले 2 लेक्चर पे बेस्ड है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। अब देखो आज के लेक्चर का पहला टॉपिक है वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है। आज का लेक्चर जो होने वाला है ये आपको पूरे फिजिक्स में जहां भी एनर्जी के रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे हर क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए ये थ्योरम यूजफुल होगा। जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने में 5 to 6 मिनट लगेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम के द्वारा आप उसको 1 मिनट के अंदर उसको कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफिनीशन रीड करते हैं, फिर इसका प्रूफ देखेंगे। देखो वर्क एनर्जी थ्योरम का डिफिनीशन क्या कहता है। द वर्क एनर्जी थ्योरम स्टेट्स दैट द नेट वर्क डन बाय द फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। देखो ये कह रहा है कि अगर किसी बॉडी पे किसी फोर्स के द्वारा कार्य किया जाए तो जो नेट वर्क डन होता है वो इसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। आई होप आपको ये डिफिनीशन समझ में आ गई होगी। तो चलिए इसको सबसे पहले हम प्रूफ के द्वारा देखते हैं। मान लेते हैं कोई एक बॉडी है। देखो एकदम आराम आराम से मैं लेक्चर दे रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये बॉडी अभी रेस्ट पे है। अब जैसे ही मैंने इस पे एक फोर्स लगाया एफ, और एफ क्या है आपका फोर्स है। जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, अब इस पे फोर्स लगाए अब भी रेस्ट में है, तो बॉडी क्या करेगी आपका स्टार्ट कर देगी मूव करना। मान लेते हैं किस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट की, यू वेलोसिटी से। और कुछ टाइम बाद आपकी बॉडी आ गई आपका फाइनल स्पीड वी में। जब देखो फोर्स लगाए तो कुछ टाइम बाद ये यहाँ पे पहुंची। अब जब यहाँ पे पहुंची तो स्पीड इसका बदल गया है। अब स्पीड क्या हो गया मान लेते हैं, अब स्पीड हो गई है v। और जो इनिशियल पॉइंट इसको नाम दे देते हैं a और इसको नाम दे देते हैं b। जो a से b के बीच डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो आपका कितना हुआ है, वो आपका हुआ है ds वेक्टर। ds एकदम स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। जैसे ही हमने इस पे एक फोर्स लगाया, बॉडी आपका एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मूव की। फोर्स लगाते ही इसकी इनिशियल वेलोसिटी u थी और कुछ टाइम बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई। तो चलो इसको शुरू करते हैं सॉल्व करना। अब देखो यहाँ मैं लिख देता हूँ u क्या है आपका, ताकि नोटेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो एकदम आराम से आप इसको समझिएगा, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम अगर आपने अच्छे से समझ लिया, कोई भी क्वेश्चन होगा ना आप उसको तुरंत कर लोगे। सबसे इम्पोर्टेंट आपका फंडामेंटल होता है। अगर फंडामेंटल आपका क्लियर है, क्वेश्चन को कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बनाए आप उसको इजीली कर दोगे। अब देखो जब फोर्स लगाए ए डी एस डिस्प्लेसमेंट आया तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट वर्क करेगा। तो मान लेते हैं कितना अमाउंट वर्क करेगा, एकदम छोटा सा काम हुआ, स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन को हम क्या मान लेते हैं, जब एकदम छोटा सा हुआ तो उसको हम क्या मानेंगे, डी डब्ल्यू। डी डब्ल्यू डी वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में, फोर्स की डायरेक्शन में, इसको याद रखना, इनटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा इक्वल टू क्या आपका आएगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, ये आएगा आपका 0 डिग्री। तो यहाँ से मैं अभी देखो वेक्टर हटा के इसको डायरेक्ट क्वांटिटी लिख रहा हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एस लिख सकता हूँ कि नहीं। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये हुआ अपना स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। अब फोर्स इक्वल टू क्या होता है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, एफ इक्वल टू एम ए होता है कि नहीं, एम ए।
एक कहाँ से है आपका, किससे आया, न्यूटन लॉ से। न्यूटन के जो सेकंड लॉ आया था वहां से हम फोर्स इक्वल टू एम ए लिखे। अब हम एफ की वैल्यू उठा के इक्वेशन वन में पुट करेंगे। जब इसकी वैल्यू हम यहाँ डालेंगे तो डी डब्ल्यू इक्वल टू निकल के क्या आएगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू निकल के आएगा एम ए डी एस। आई होप यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो यहाँ पे मैं काइनेमेटिक्स में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इसी को एक्सेलरेशन बोलते थे। अब इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पे आप पुट करो ए की, तो डी डब्ल्यू इक्वल टू एम, ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डी वी बाई डी टी इंटू डी एस। अब इसको मैं थोड़ा और अरेंज करता हूँ, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम, अब इसको मैं डी एस बाई डी टी कर देता हूँ और डी भी को इधर बगल पे रख देता हूँ। अब आपको एक और बताया था, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता था, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये आपका कहाँ से आए हैं, ये सब काइनेटिक्स से आए हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी हुई है, आप वहां पे जाके इसको देखिए। डी डब्ल्यू इक्वल टू, अब मैं क्या लिख सकता हूँ, एम भी डी भी। इसको क्यों, इसको मैं भी और डी भी को लाया ताकि जब मैं इंटीग्रेशन करूं तो इस पार्ट में इसका जो वेरिएबल है आ सके। ये मैंने इंटीग्रेशन में आपको बताया था। अगर आपने उस लेक्चर को अटेंड किया होगा तो आपको ये समझ में आ जाएगा। अब हम दोनों साइड का इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, डी डब्ल्यू इक्वल टू एम भी डी भी। भी वेलोसिटी कहाँ से कहाँ चेंज हुई, यू से लेके भी तक चेंज हुई थी। अब डी डब्ल्यू का जब करेंगे तो क्या निकल के आएगा, डब्ल्यू इक्वल टू एम तो आपका कांस्टेंट है, और भी का इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन में मैंने बताया था पावर एक ऐड हो जाएगी और पावर से डिवाइड हो जाएगा, भी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। और कहाँ से कहाँ वेलोसिटी वेरी कर रही है, यू से भी तक। अब आपको मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन में बताया था लिमिट कैसे पुट करते हैं। तो सबसे पहले हायर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट, तो टू को भी मैं बाहर दे देता हूँ। यहाँ क्या बचेगा, भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। लिमिट को पुट किया। अब m बाई टू को अंदर लेके चलते हैं, w इक्वल टू वन बाई टू एम भी स्क्वायर माइनस वन बाई टू एम यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपका क्या होता था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू आपका हाफ एम भी स्क्वायर ही होता था। अब इसको मैं लिख सकता हूं कि नहीं काइनेटिक एनर्जी के टर्म में, यही आपका आया। आप देखो जो नेट वर्क डन निकल के आया वो किसके बराबर आया, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में आया। डब्ल्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी को के से लिखते थे, के फाइनल माइनस के इनिशियल, या आप इसको लिख सकते हो डेल्टा के। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा वर्क एनर्जी थ्योरम का प्रूफ। अगर आपने इसको समझ लिया, क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में बनेंगे, मैं इसलिए इसको प्रूफ करके पूरा दिखाया। यहाँ से आप क्लियरली कह सकते हैं वर्क डन ऑन अ बॉडी बाय अ फोर्स इज इक्वल टू द चेंज इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर किसी बॉडी पे फोर्स लगाने पे जो कार्य किया जाता है वो उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर होता है। यही होता है आपका वर्क एनर्जी थ्योरम। अभी इस पे हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, वहां से आपकी एकदम अच्छे से क्लियरिटी आ जाएगी। चलिए अगला आपका जो कंजर्वेशन है, देखो आज जितने भी कंजर्वेशन है ना, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ए थ्योरम हुआ, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ये सबको सारा डिस्कस कर लेते हैं। चलो अब अगला कंजर्वेशन देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ये कैसे कंजर्व रहती है, इसका भी हम प्रूफ देखेंगे। और मैकेनिकल एनर्जी में आपका क्या आती है, मैकेनिकल एनर्जी में आपका आती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को ही हम बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। तो चलिए सबसे पहले इसके डेफिनेशन को रीड करते हैं, इसके बाद इसके प्रूफ को देखेंगे। जैसे अभी हमने वर्क एनर्जी थ्योरम को देखा, देखो वर्क एनर्जी थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको अच्छे से देखिएगा। आप देखोगे क्वेश्चन में सारा क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट से ही सॉल्व होंगे।
तो चलिए इसके डिफिनीशन को सबसे पहले रीड करते हैं। द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी स्टेट्स दैट द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। देखो आपको पता है एनर्जी ना ही उत्पन्न होती है ना ही नष्ट की जा सकती है। इसको केवल हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सब आप लोग क्लास 9 10th में भी रीड किए होंगे। उसी के एकदम डिटेल में हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं। इट कैन ओनली बी इंटरनली कन्वर्टेड फ्रॉम वन फार्म टू अनादर। ये केवल एक फार्म से दूसरे फार्म में कन्वर्ट होती है। आपने इसका लाइव एग्जांपल देखा होगा। अगर आपने एक पत्थर मानो आप ऊपर से ड्रॉप किए, यहाँ से आप कोई एक पत्थर नीचे की तरफ फेंके, तो यहाँ पे इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका पोटेंशियल एनर्जी होता है। लेकिन जैसे जैसे नीचे आती रहती है, इसका पोटेंशियल एनर्जी अब डिक्रीज होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी उसी रेशियो में इंक्रीज होता है। तो यहाँ आपने देखा कि एनर्जी नष्ट नहीं हो रही है, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह आप लोगों ने दिवाली पे पटाखे जलाते होंगे। अगर आपने कोई एक पटाखा है, इसको जब जलाया, तो ये जब फूटेगा तो इसकी एनर्जी जो होगी वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, हीट और साउंड एनर्जी में। तो एनर्जी कहीं भी नष्ट नहीं होती, वो केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। यही मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कह रहा है। और ये कब होता है? The only condition under which mechanical energy is conserved is that all the forces acting on it should be conservative force। देखो जो आपका मैकेनिकल एनर्जी है वो तभी कंजर्व होगी जब इस पे जो भी फोर्स एक्ट कर रहे हैं वो सब आपके कंजर्वेटिव फोर्स होने चाहिए। कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी में सिखाया था। कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसपे आपका वर्क डन जो होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। चाहे आप इसका मैंने एकदम डिटेल में पूरा प्रूफ करके दिखाया है। आप पिछला लेक्चर अगर अटेंड किए होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, तो उसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। अब चलो इसको प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे कैसे कंजर्व हो रही है। अब मान लेते हैं कोई एक बॉडी है, इस पे एक हम फोर्स लगा रहे हैं, वेरिएबल फोर्स एफ एक्स। ये आपका वेरिएबल फोर्स है। अब जब इस पे हमने फोर्स लगाया तो बॉडी आपका एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, छोटा सा एकदम मूव, जैसे हल्का सा फोर्स लगाया तो बॉडी मूव कर गई। और कितना मूव की? ये आपका मूव की डी एक्स। जैसे ही ये फोर्स लगाया तो डी एक्स मूव कर गई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एफ। मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व होगी? जब आपका फोर्स क्या होना चाहिए? कंजर्वेटिव फोर्स होना चाहिए। यहाँ मैं लिख देता हूँ जहां पे आपका एफ एक्स क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। देखो ये आपका ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि हम मैकेनिकल एनर्जी थ्योरम को कब लगा सकते हैं? फोर्स कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, या दोनों हो, या इनमें से कोई नहीं। ऐसे चार ऑप्शन बना देता है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, अब वर्क एनर्जी थ्योरम आपका क्या कहता था? अभी हमने पिछले टॉपिक वही देखा। तो वर्क एनर्जी थ्योरम आपका कहता था कि किसी बॉडी पर अगर फोर्स लग रहा है तो जो नेट वर्क डन आएगा वो उसके काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर आएगा। तो जब ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मान लेते हैं स्मॉल काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है? वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स क्या है? एफ एक्स। और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? एकदम छोटा सा है, चलो इसको डेल्टा एक्स डाल देते हैं, इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ देखो थीटा आपका क्या आएगा? थीटा इक्वल टू आपका 0 आएगा। तो यहाँ से आपका डेल्टा के इक्वल टू निकल के आएगा एफ एक्स। देखो ये आपका क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, इससे मैं वेक्टर हटा दे रहा हूँ, डेल्टा एक्स। ये निकल के आएगा आपका वर्क एनर्जी थ्योरम के कारण जो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई। अब आपका फोर्स क्या है? कंजर्वेटिव है। अगर आपका एफ वेक्टर एक्स इज कंजर्वेटिव, अगर हमने कंजर्वेटिव फोर्स को में जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस कर रहे थे
तो वहां पे हमने क्या देखा था, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता था, माइनस डब्ल्यू। ये हमने पोटेंशियल एनर्जी में प्रूफ भी किया था कि जो आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होता है वो आपका निगेटिव वर्क डन के बराबर होता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। ये रहा आपका चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। आई होप यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यहाँ से आपका डेल्टा यू इक्वल टू निकल के आया माइनस एफ एक्स डेल्टा एक्स। इसको मान देते हैं इक्वेशन वन और इसको मान देते हैं इक्वेशन टू। अब इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को से आप देखिए तो हम डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू लिख सकते हैं कि नहीं, फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू। तो यहाँ से आपका डेल्टा के इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आ जाएगा। अब इधर माइनस है, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इक्वल टू जीरो। अब हम डेल्टा को कॉमन ले लेते हैं, स्मॉल चेंजेज है के प्लस यू बराबर जीरो। अगर हम स्मॉल चेंजेज को हटाएं तो क्या निकल के आएगा, के प्लस यू इक्वल टू जीरो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जो आपका काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है ये निकल के आ रही है कांस्टेंट, के प्लस यू इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहां से आप क्या कर सकते हो, जो आपकी मैकेनिकल एनर्जी है वो किसी भी पॉइंट पे आपका जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो हमेशा कांस्टेंट ही आती है। भले एक चेंज हो रही है और एक एक इंक्रीज होगी तो एक डिक्रीज होगी, लेकिन इनका किसी भी पॉइंट पे सम लोगे तो आपका कांस्टेंट आएगा। अगर इसको और सिंप्लीफाई करो, के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इक्वल टू, अगर एक कांस्टेंट है तो के फाइनल प्लस यू फाइनल, जहां पे के आपका काइनेटिक एनर्जी है और यू आपका है, के है आपका काइनेटिक एनर्जी और यू है आपका पोटेंशियल एनर्जी। तो ये रहा आपका कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का थ्योरम और उसका प्रूफ कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे जो उसकी मैकेनिकल एनर्जी रहती है, किस केस में, जब फोर्स कंजर्वेटिव हो तो ये आपका कांस्टेंट ही रहता है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे जो हमने वर्क एनर्जी थ्योरम देखा और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का है। सारे क्वेश्चन आप इस पे एकदम इजीली कर ले जाओगे। आप जितने भी क्वेश्चन उठाओगे, चाहे जेई एडवांस हो, चाहे जेई मेन हो या नीट हो, प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं आप देखोगे तुरंत उसको कर दोगे। बस आपका फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। चलो अब अगला देखते हैं। अब इसका हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होता है उसमें प्रूफ देखते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी फ्रीली फॉलिंग बॉडी पे सेम आता है कि नहीं। और क्या है मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन, जो आपका किसी भी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो चलो इसको हम पहले प्रूफ करते हैं। प्रूफ के लिए मान लेते हैं एक बॉडी है जिसका मास है m, ये एक h हाइट पे रखी हुई है। अभी यहां से इसको हम नीचे गिराना शुरू किए। अभी ये आ गया आपका इस पॉइंट पे, फिर ये और नीचे आ गए इस पॉइंट पे। ये है आपका ग्राउंड। अभी यहाँ मैं पूरा नोटेशन डाल दे रहा हूं ताकि आपको देखो, ये क्या है कि एच हाइट पे एक बॉल रखी हुई थी। अब एक उसको हम ड्रॉप कर रहे हैं, उसका तीन अलग अलग पोजीशन लिए हैं। ये है आपका ग्राउंड। यहां से बॉल नीचे आना शुरू हुई, ए है पोजीशन ए। यहाँ पे बॉल जो आपकी थी रेस्ट पे थी, बॉल जो थी रेस्ट पे। अगर रेस्ट पे है तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या आएगी, आपकी वेलोसिटी यहाँ पे निकल के आएगी, आपकी वेलोसिटी निकल के आएगी जीरो। अब जब बॉल ए से गिरना शुरू हुआ, ए से ग्राउंड का हाइट कितना था वो भी आपको यहाँ नाम दे देते हैं। ए है जो इसकी हाइट है, ए है स्मॉल एच पूरी। अब इसको आया, इसका मैंने तीन पोजीशन ले रहा हूं, मान लेते हैं अभी आ गया ये पॉइंट बी पे। फिर कुछ टाइम बाद ये और नीचे आया, ये हुआ सी पे। अब मैंने तीन पॉइंट इसके मार्क किए, यहां से नीचे आना शुरू हुआ। तो अब हम देखेंगे ए बी सी पे आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है कि नहीं।
उसको हम प्रूफ के कारण देखेंगे। आप देखोगे तीनों पॉइंट पे आपका जो एनर्जी है वो सेम आएगी। अब मान लेते हैं ए से बी तक जो आया है यहाँ तक कितना हुआ x। अगर हम ए से बी के बीच x माने हैं तो सी से बी के बीच कितना हो जाएगा, टोटल h है, अगर ये x हुआ तो ये दूरी आपकी हो जाएगी h माइनस एक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखो जब बॉल यहाँ से गिरना शुरू हुआ, यहाँ बी पॉइंट पे पहुंचा, अब इसकी वेलोसिटी तो जीरो नहीं होगी, तो यहाँ पे मान लेते हैं जो इसकी वेलोसिटी है ए है आपकी v, और जो सी पे है यहाँ पे आपकी वेलोसिटी है कितनी, v डैक्स। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बॉल है जो h हाइट पे ए पोजीशन पे रखा हुआ है, यहाँ से फ्रेली फॉल का मतलब ग्रेविटी के अंडर में गिरना चालू हुआ, इसके बाद ये आके ग्राउंड पे टकराया। इसका मैंने बी पॉइंट पे एक अलग पोजीशन लिया है और मान लिया है कि जब ए से बी पे पहुंचा है, एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया। जब ए से बी के बीच एक्स किया तो बी से सी के बीच कितना करेगा, एच माइनस एक्स। और इनिशियली ये रेस्ट पे था तो ए पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो थी, बी पॉइंट पे वेलोसिटी भी मान लिया है और सी पॉइंट पे वेलोसिटी भी डेक्स मान लिया है। तो चलो इसको यहाँ लिख देते हैं, कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास एम, अ बॉडी ऑफ मास एम, एक बॉडी है जिसका मास एम है, लाइंग एट पोजीशन ए। देखो ये मैं इसलिए लिख रहा हूं ना कि ये आपका प्रूफ जो है, ये आप जब एग्जाम दोगे, सीबीएसई का हुआ या किसी भी बोर्ड पे, कई बार ये पूछ लिया जाता है इसका प्रूफ। हाइट एच एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर एच हाइट पे ए रखा हुआ है। अब आपने देखा होगा भी, हमने वर्क एनर्जी थ्योरम में देखा, यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं, एज बॉडी फॉल्स। अब जब बॉडी गिरना शुरू होगी तो क्या होगा इसका, यहाँ पे तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो है, केवल पोटेंशियल एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 क्या होगी, इंक्रीज होना शुरू होगी और सी पॉइंट पे सबसे मैक्सिमम होगी। तो यहाँ लिख देता हूँ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो आपकी दूसरी एनर्जी क्या होगी, एट द एक्सपेंस ऑफ, ये किसके एक्सपेंस पे इंक्रीज होगी, जो आपका पोटेंशियल एनर्जी है, ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। जैसे जैसे आपकी पोटेंशियल एनर्जी खर्च होगी वैसे वैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। अब चलो इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट ए पे लेते हैं, एट पॉइंट ए, एट पॉइंट ए। अब पॉइंट ए पे आप ध्यान से देखो, पॉइंट ए पे क्या है आपका, वेलोसिटी जीरो है। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो है कि नहीं, क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी इज एट रेस्ट। देखो ये प्रूफ कई बार आता है और इस पे कई बार क्वेश्चन आते हैं ग्राफ प्लॉट करने पे। अगर आपको एक क्लियरिटी नहीं रहेगी तो आप इसको नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं एकदम आराम आराम से इसको आपको बता रहा हूं। तो जब वेलोसिटी जीरो है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है आपकी, काइनेटिक एनर्जी आपका होगा हाफ एम वी स्क्वायर। तो वी जीरो है तो आपका हाफ एम इंटू जीरो का स्क्वायर, तो काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल के आएगी जीरो। अब काइनेटिक एनर्जी जीरो आ गई तो चलो अब हम पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी इसकी कितनी है, देखो हम ग्राउंड से माप मेजर करेंगे जब भी पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, अपना रेफरेंस ऑफ फ्रेम में है। तो यहां से कितनी होगी पोटेंशियल एनर्जी, एम जी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है, एच है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकल के आएगी एम जी एच, ये आपका निकल के आया। और टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या है आपकी, टोटल देखो ये पॉइंट वन, इसलिए मैं अभी सारा लिख रहा हूं, बाद में ईए से लिखूंगा। टोटल मैकेनिकल एनर्जी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी, इसको नाम दे देते हैं ई ए। अभी केवल ई नाम दे देते हैं, जब ए पॉइंट पे डालेंगे तब इसको ई ए। टोटल मैकेनिकल एनर्जी किसका किसका सम है, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो ई ए इक्वल टू आपका कितना आएगा, जीरो प्लस एम जी एच। ई ए इक्वल टू आपका निकल के आया कितना, एम जी एच।
देखो ध्यान से, आपका ए पॉइंट पे जो टोटल एनर्जी निकल के आई है वो आई है mgh। अगर आपका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहता है तो mgh बी पे भी आएगा और mgh सी पे भी आएगा। उसी का हम प्रूफ करके देख रहे हैं कि क्या ये सच में आता है कि नहीं। तो ए पॉइंट पे देखिए। अब चलिए अगला देखते हैं, एट पॉइंट बी। एट पॉइंट बी, बी पॉइंट पे क्या हो रहा है? बॉडी जब यहां से यहां पे आई ए से बी तक, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी थी? जीरो थी। लेकिन बी पे वेलोसिटी भी है और कितना डिस्प्लेसमेंट तय की है? एक्स डिस्प्लेसमेंट तय की है। तो चलो इसका पहले यहाँ पे लिख देते हैं। एट बी पे क्या है? वेलोसिटी बी है। वेलोसिटी क्या है इसकी? वेलोसिटी अभी इसकी भी आ गई। और कितना ट्रेवल डिस्टेंस की है? ट्रेवल डिस्टेंस कितना नीचे आई है ए से बी पे? ट्रेवल डिस्टेंस इक्वल टू आपका निकल के आया है यहाँ पे x। ये आपकी फाइनल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है। जब ए पे थी इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो है। तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस। एस आपका डिस्प्लेसमेंट होता था। अब अभी वेलोसिटी कितनी है? v स्क्वायर माइनस यू की वैल्यू कितनी है? जीरो इक्वल टू 2। अभी एक्सेलरेशन किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है? फ्री फॉल मतलब ग्रेविटी के 2g। और कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया है? x। तो यहाँ पे अपना v स्क्वायर निकल के आया 2gx। अब जैसे v स्क्वायर अपने को मिला तो हम काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं कि नहीं? बी पे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर। देखो ये केवल कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। हाफ एम भी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई है? 2gx। तो यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया। काइनेटिक एनर्जी आपकी बी पॉइंट पे निकल के आई है mgx। ये आपका निकल के आया काइनेटिक एनर्जी। अब चलो पोटेंशियल एनर्जी लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी यूबी। पोटेंशियल एनर्जी हम किसके रेस्पेक्ट में लेंगे? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। ग्राउंड से कितने ऊंचाई पर है, ये नहीं कि इसको मत लेना। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लेंगे। अभी कितना है? एम जी एच माइनस एक्स। एम जी एच माइनस एक्स। अब टोटल एनर्जी आपकी कितनी है? टोटल एनर्जी आपका है ई पे आपका होगा के बी, मतलब काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम। जब इसकी वैल्यू रखोगे एम जी एक्स प्लस, इस ब्रैकेट को हम ओपन करते हैं, एम जी एच माइनस एम जी एक्स। अब देखो यहाँ पे एम जी एक्स से प्लस है माइनस है तो एक कट जाएगा। तो बी पॉइंट पे जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी? एम जी एच। देखो ए पे भी एम जी एच आई थी, बी पे भी एम जी एच ही आई है। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन उनका जो टोटल सम है वो आपका कांस्टेंट रह रहा है। हमने बी पे भी देख लिया, चलिए इसको सी पे भी देखते हैं। एट पॉइंट सी। देखो ये क्वेश्चन आएंगे ना इसी फॉर्म में, ऐसे सॉल्व करने हैं, इसलिए इसको मैं एकदम धीरे धीरे आपको करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। अब देखो जब सी पॉइंट पे हम आ गए, सी पॉइंट पे वेलोसिटी क्या माने हैं? v डेक्स। और जो ट्रेवल की है अब हम ए से सी के बीच लेंगे। तो चलो इसको लिखते हैं। बॉडी फाइनली रीचेस ए पॉइंट सी ऑन द ग्राउंड। जब ग्राउंड पे आई तो वेलोसिटी कितनी आई है? वेलोसिटी निकल के आई है v डेक्स, जब ग्राउंड पे हीट करने वाली है। अभी हम मोशन कहां से कहां तक देंगे? कंसिडरिंग कंसिडरिंग मोशन कहां से कहां हम ले रहे हैं? ए से बी तक दे रहे हैं। कंसिडरिंग मोशन फ्रॉम ए टू सी। ए से लेके सी तक हम इसको मोशन को कंसीडर कर रहे हैं। तो चलो वही लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a एस। अभी यू आपका क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ए पे वेलोसिटी कितनी थी? जीरो। और सी पे कितनी है? वी डेक्स। वी डेक्स का स्क्वायर माइनस जीरो इक्वल टू 2a। और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है? एच। तो यहां से आपका v डेक्स स्क्वायर इक्वल टू निकल के आया 2gh। जैसे ही v डेक्स स्क्वायर मिला तो हम इसका
काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं के सी इक्वल टू हाफ एम वी डेक्स का स्क्वायर। वी डेक्स की वैल्यू पुट करेंगे हाफ एम इंटू 2 GH। यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, निकल के आएगा mgh। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने क्या किया। देखो केवल कैलकुलेशन अगर आप ए पे अच्छे से समझ जाओगे ना, आपका पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, तो आप एकदम इजीली सारे क्वेश्चन को कर ले जाओगे। ए निकल के आया आपका mgh। इसी तरह आप पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, क्या होता है mgh। अब सी पे क्या है, एट सी एच इक्वल टू क्या है आपका जीरो है, तो आपका सी पे पोटेंशियल एनर्जी क्या निकल के आएगी, जीरो। टोटल एनर्जी ई सी पे आपका सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो जब इसका हम सम करेंगे mgh प्लस जीरो, तो जो सी पे टोटल एनर्जी निकल के आई वो निकल के आई mgh। अब आप यहां से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जो हमने अपना उसमें पढ़ा था उसमें टोटल एनर्जी आपकी क्या हो रही थी, कांस्टेंट हो रही थी, जो दोनों का सम आ रहा था। आप इसमें ए पे भी देखो mgh आया, बी पे भी mgh आया और सी पे भी mgh आया। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, जो एनर्जी है वो भले आपकी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जो इनका टोटल सम लेंगे वो हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। अब चलो इस पे कई बार ना एक ग्राफ पूछता है एनर्जी वर्सेस हाइट का, तो चलो उसको बनाते हैं। एनर्जी वर्सेस हाइट, इस पे रखते हैं एनर्जी और इस पे रखते हैं आपका हाइट। हाइट के साथ एनर्जी कैसे आपकी इंक्रीज हो रही है। अब सबसे पहले मानो एक पॉइंट यहां मार्क करते हैं और एक पॉइंट यहां पे मार्क करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जब हाइट आपकी जीरो है तो एनर्जी आपका यहां से देखो, पहले सबसे पहले आप इस पॉइंट पे जब एक बढ़ेगा तो क्या हो रहा है, दूसरा आपका घट रहा है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है आपका देखो इस पॉइंट पे एकदम हाई है, और जो आपकी काइनेटिक एनर्जी है, एक मिनट ये थोड़ा आगे निकल रहा है, इसको और पीछे देते हैं। जो अगर आपका एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा क्या होगा, दूसरा आपका डिक्रीज होगा। तो अगर एक आपकी काइनेटिक एनर्जी है और दूसरी आपकी क्या है, इसको कौन सा कलर दे, चलो रेड दे देते हैं, इसको यहां तक कर देते हैं ताकि आपको कोई भी इशू ना हो। अब आप ध्यान से देखो, अगर ये आपका पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी जब हाइट एकदम मैक्सिमम था तो पोटेंशियल एनर्जी एकदम ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हाइट घटना चालू हुआ पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई आपकी, डिक्रीज होना चालू हुई। और जैसे जैसे हाइट एकदम ज्यादा था तो देखो काइनेटिक एनर्जी आपकी एकदम जीरो थी, लेकिन जैसे जैसे आपका हाइट कम होना शुरू हुआ वैसे वैसे आपकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होना चालू हुई और इस पॉइंट पे आके आपकी मैक्सिमम हो गई जब हाइट आपका जीरो हुआ, जो एनर्जी है। ये रहा, इसके बारे में यहां मैं लिख देता हूं, ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी। और इनका सम आप किसी भी पॉइंट पे लोगे, जो आपका टोटल एनर्जी है, ए ए लाइन टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी आप किसी भी पॉइंट पे लोगे वो क्या आएगी आपकी, हमेशा कांस्टेंट आएगी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। देखो ग्राफ को अच्छे से समझिएगा कि जब मैक्सिमम हाइट पे था, मैक्सिमम हाइट सी पे था, तो उस समय क्या थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, सब सॉरी जब ए पे थी तो आपका पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा था। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा था और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, जीरो थी। जब आपका एक घट रहा है तो दूसरा उसी रेशियो में इंक्रीज हो रहा है। ये ग्राफ कई बार एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है, जो मैंने वो सब डिस्कस किया उसका यही सार था
कि आपको दिखना चाहिए कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। देखो जिस रेशियो में घट रहा है उसी रेशियो में इंक्रीज़ हो रहा है। तो यहाँ से हम क्लियरली कह सकते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो जितने भी कंजर्वेशन पे कॉन्सेप्ट थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि एग्जाम में कैसे इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं और जो डेटा दिया गया है उससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन में कह क्या रहा, अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम स्ट्राइक्स अ टारगेट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड and brought to rest after piercing 10 centimeter into it. Calculate the average force of resistance offered by the target. देखो ये कह रहा है कि एक बुलेट है, बुलेट का मास कितना है 20 ग्राम है। चलो इसको अच्छे से पहले विजुलाइज करते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन आए मैं आपको विजुलाइज करके इसलिए दिखाता हूं कि आपको दिखने लगे हम कॉन्सेप्ट को यूज कैसे कर रहे हैं। एक बार आप सारा डेटा समझ गए ना तो क्वेश्चन कभी भी आपसे गलत नहीं होगा। अब यहां से एक बुलेट आ रही है, यहां से एक बुलेट आई। अब बुलेट जैसे ही आई इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड है, देखो कितना दिया हुआ है 150 मीटर पर सेकेंड। जो इसकी स्पीड दी है 150 मीटर पर सेकेंड से दी है। एक एक टारगेट है, इस टारगेट से जैसे ही स्ट्राइक की अब अंदर जाएगी तो ये कितना अंदर गई है 10 सेंटीमीटर अंदर गई। देखो ऐसे ही क्वेश्चन को आप विजुलाइज करना ताकि समझ में आ जाए। कितना सेंटीमीटर यहां से यहां गई है 10 सेंटीमीटर अंदर गई है। अब जब अंदर गई तो ये क्या हुई, इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई। आपको देखो जब भी वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओगे फाइनल और इनिशियल वेलोसिटी आपको चाहिए, तो यहाँ इनडायरेक्टली फाइनल वेलोसिटी आपको दे दिया गया है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया ना, एक टारगेट था उस पे एक बुलेट हिट हुई, बुलेट उसके अंदर 10 सेंटीमीटर तक घुस गई और जब अंदर घुसी तो उसकी वो रेस्ट में आ गई बुलेट, तो फाइनल वेलोसिटी आपकी जीरो हो गई और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 150 मीटर पर सेकेंड। तो चलो जो जो डेटा दिया है उसको हम लिख लेते हैं। तो जो इसका एम है मास बुलेट का वो कितना है 20 ग्राम। तो सारे को हम एसआई यूनिट में कन्वर्ट करते हैं, जब 1000 से डिवाइड करेंगे निकल के आएगा 0.02 किलोग्राम। और कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है एस, कितना 10 सेंटीमीटर। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे निकल के आएगा 0.1 मीटर। अब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी को यू से लिखते हैं 150 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी कितनी है आपकी, बुलेट रेस्ट में आ गई तो 0 मीटर पर सेकेंड। तो क्वेश्चन कितना इजीली हो जाएगा। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, यहां लिख देता हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए आप कोशिश करना हमेशा वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने का। क्वेश्चन आप इजीली कर लोगे, आपका टाइम एकदम कम से कम लगेगा और आपका एक्यूरेसी एकदम अच्छी आएगी। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जो नेट वर्क डन होता है वो आपका काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर ही होता है। अब वर्क डन देखो यहाँ पे बुलेट इसके अगेंस्ट में काम कर रही है, अंदर जा रही है, तो इस पे क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफर्ड कर रहा है ना, तो मतलब निगेटिव आएगा। साइन का ख्याल रखना, अगर साइन का आपने उल्टा किया तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय, तो आपका जो वर्क डन आएगा क्या आएगा, यहाँ पे निगेटिव आएगा। और वर्क डन इक्वल टू हम क्या लिखते हैं, माइनस फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हाफ एम फाइनल वी स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एम यू स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, देखो हमसे सारा वैल्यू दिया हुआ है, केवल क्या पूछ रहा है, जो रेजिस्टेंस फोर्स हो रहा है। देखो वर्क एनर्जी हमने कितना इजीली निकाल लिया। आप दूसरे किसी मेथड से जाओगे तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा। एस की वैल्यू है 0.1 इक्वल टू हाफ एम, वी की वैल्यू कितनी है जीरो का स्क्वायर माइनस हाफ एम, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एम, चलो अभी एम की वैल्यू नहीं पुट करते, यू की वैल्यू है 150 स्क्वायर। तो यहां से आप जब देखोगे माइनस एफ इंटू 0.1
इक्वल टू माइनस हाफ, m की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है 0.02 इंटू 150 का स्क्वायर। तो यहां से माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और हमें f की वैल्यू चाहिए। f इक्वल टू निकल के आएगा 0.02 इंटू 150 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आपका आएगा 0.1। जब आप इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे और कुछ है ना, इंटू 2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो f की वैल्यू निकल के आएगी 22,500 न्यूटन। देखो मैंने सॉल्व किया, इसलिए मैं वैल्यू डायरेक्ट लिख रहा हूं, लेकिन एग्जाम में आपको खुद से सॉल्व करना है, वहां कोई कैलकुलेटर नहीं मिलता है। इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कैलकुलेशन को खुद से ट्राई किया करो। देखो कुछ नहीं किया, जैसे जैसे जो दिया हुआ था सीधा मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया। हमको पता है नेट वर्क डन इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, जो उसका चेंज रहता है। नेट वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के चेंज के बराबर रहता है। इसके बाद हमने वर्क डन इक्वल टू माइनस एफ एस हुआ। कभी कभी क्या करेगा ना, फ्रिक्शन दे देगा, वहां म्यू एम जी लगा देना। जो भी पूछे, जैसा पूछे उस हिसाब से हम वेरिएबल रखेंगे, और अपना जो अननोन रहेगा उसको हम फाइंड आउट कर देंगे। तो वर्क एनर्जी थ्योरम में इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसका सोल्यूशन देखो कितना इजीली हम कर देते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से क्लियर हो। देखो इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है, अ फ्रिक्शनलेस हेमीस्फेयर बॉल ऑफ रेडियस आर, अ बॉल ऑफ मास m इज pushed down the wall from a point A. It just rises up to the edge of the ball. Calculate the speed with which the ball is pushed down along the wall. देखो ये आपसे कह रहा है कि एक हेमीस्फेयर का बाउल है। बाउल पता है ना, कटोरा, ये एक बाउल है। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस आपको दिया है आर। ये किसी ए पॉइंट पे एक बॉल रखा हुआ है, यहाँ पे मान लेते हैं एक बॉल है। अब इसको क्या किए, हम यहाँ से पुश किए, इसका रेफरेंस भी बना देते हैं यहाँ से। यहाँ से इसकी हाइट कितनी है, देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यहाँ से इसकी हाइट है h है। अब जब मान लेते हैं इसकी हाइट यहाँ से h है, जब इसको यहाँ से हमने पुश किया तो ये दूसरे पॉइंट पे B तक पहुंच जा रहा है। यहाँ पे मान देते हैं A है और यहाँ पे B है। जब इसको हमने पुश किया तो ये बॉल यहाँ से ऐसे आते आते कहाँ तक चला जा रहा है, यहाँ तक चला जा रहा है। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट द स्पीड विथ व्हिच द बॉल इज पुश डाउन अलोंग द वॉल। आपसे स्पीड पूछी जा रही है, किस स्पीड से ढकेला गया। अब यहाँ पे आप देखो ध्यान से, इसका हम क्या करेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम आपको पता है, जैसे ही ये सब आया तो वहां पे हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, या तो मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन लगाना है। तो चलो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये बॉल जो है अपना, लेट लेट बॉल बी पुश डाउन अलोंग द वॉल। देखो आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करो। इन स्टार्टिंग में भले टाइम लगे, आपका एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। जैसे जैसे आप 10-20 क्वेश्चन करोगे स्पीड अपने आप आ जाएगी, लेकिन शुरू में आपका एक्यूरेसी आना बहुत ही जरूरी है। अब देखो हम मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या लिख सकते हैं, जो टोटल एनर्जी ए पे है वही टोटल एनर्जी बी पे होगी कि नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। तो यहां से हम टोटल एनर्जी को क्या लिख रहे थे, ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ई ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए कि नहीं। अगर हमारी एनर्जी कंजर्व है तो जो एनर्जी ए पे है वही एनर्जी बी पे होनी चाहिए। तो टोटल एनर्जी इक्वल टू आपका क्या होता है, हाँ मैं फिर से रिकॉल करा देता हूं। टोटल एनर्जी आपकी होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे ए हटा देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो जो आपकी टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो चलो हम ए और बी पे दोनों पे टोटल एनर्जी लिखते हैं। तो ए पे टोटल एनर्जी कितना है, यहाँ पे हाफ,
v वेलोसिटी से नीचे आ रही है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे v वेलोसिटी से नीचे आ रही है तो काइनेटिक एनर्जी आया, और ये आपका ग्राउंड है, ग्राउंड से हमने रेफरेंस लिया है, कितने हाइट पे है, h हाइट पे है, तो इसका जो आपकी हाइट आई उसके कारण पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, एम जी एच। अब बी पे क्या है, बी पे देखो जब ये बी पे पहुंच गया तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, आपकी वेलोसिटी जीरो हो जा रही है। जब वेलोसिटी जीरो हुई तो काइनेटिक एनर्जी एट बी यहाँ पे कितना आ रहा है, आपका जीरो आ रहा है। इसी को समझने की यहाँ जरूरत है। तो यहाँ हाफ, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, यहां से यहां तक हाइट कितनी है, इसके रेडियस के बराबर ही ऊपर जाएगा, इनडायरेक्टली वही कह रहा है, तो एम जी इंटू आर, एम जी इंटू आर। अब अपने से क्या पूछा है, भी पूछा है ना, तो चलो भी निकाल देते हैं। हाफ एम भी स्क्वायर इक्वल टू एम जी आर, एम जी एच इधर प्लस है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से मैं टू का इधर इधर डिवाइड है, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और एम एम से सारे एम कैंसिल हो जाएंगे, एम से एम और एम कैंसिल हो गया, तो हम भी स्क्वायर इक्वल टू टू, यहां से जी हम कॉमन ले लेते हैं, तो जब हम टू जी कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा ब्रैकेट में, आर माइनस एच। ये भी स्क्वायर है, अपने से भी पूछा है, तो भी इक्वल टू टू जी आर माइनस एच। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को कर दिया कि जो इसकी वेलोसिटी आएगी वो टू जी आर माइनस एच से आएगी। बहुत लोग आप देखोगे इसका प्रूफ रटवाते हैं, अरे यार इसमें प्रूफ की क्या ही जरूरत है रटने की। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, आप इसको चुटकी भर बजाते भर में आप इस क्वेश्चन को कर दोगे। ये तो मैं आपको एक एक पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए इतना टाइम लग रहा है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आया ना इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है। अगर आपको नहीं समझ में आया आप वीडियो को पॉज करना, इसके बाद फिर से देखना, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। बस टोटल एनर्जी का कंजर्वेशन का हमने प्रिंसिपल लगाया हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम का है। क्या कह रहा, अ बॉल एट रेस्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 12 मीटर, इट लॉसेस 25% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट टू विच इट बाउंस। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके जेई या नीट में हर साल आते रहते हैं, केवल डेटा चेंज करता है। अभी इस साल जो जेई मेन का पेपर हुआ है उसका मैं क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, आप देखोगे सारा क्वेश्चन जितने मैंने नोट से डिस्कस किए हैं उसी से आए हुए हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या कर रहा है, एक बॉल है, कितने हाइट पे है, ये आपका 12 मीटर की हाइट पे है, कहां से, ग्राउंड से। तो चलो देखो मैं कुछ नहीं करता, जैसा जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा करते जाता हूं। आप भी ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करने की हैबिट डालिए। जब 10-20 क्वेश्चन करोगे ना, ये बनाने की भी जरूरत नहीं रहेगी, आपको क्वेश्चन दिखने लगेगा। अब ये बोल रहा है जैसे ही ये आके यहाँ पे टकराया तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका 25% काइनेटिक एनर्जी को लॉस कर दिया। अब जब बॉल आप ऐसे किसी ग्राउंड पे फेंको तो वापस बाउंस होता है कि नहीं, वापस दोबारा ऊपर की तरफ जो टप्पा खा के आता है, तो बोल रहा है कि ऊपर ये फिर गया। अभी मान लेते हैं ये यहां तक ऐसे आया, अभी ये यहां तक बॉल आपका आ गया बाउंस होके। जब बाउंस होके यहां तक आया तो मान लेता हूं ग्राउंड से इसकी हाइट कितनी है, एच डेक्स। आपसे वही पूछ रहा है कि वो हाइट बताइए कि बॉल कितने हाइट तक ऊपर गया। ये सब टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन केवल एक कॉन्सेप्चुअल है, वर्क एनर्जी थ्योरम का। एग्जामिनर जस्ट आपको चेक करना चाहता है कि क्या आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं। समझ में आया ना क्या हुआ, एक बॉल था, इस पॉइंट पे रखा हुआ था, इसको नीचे गिराया गया, ये जमीन से टकराया और वापस फिर बाउंस होके कुछ ऊंचाई तक गया है, उसी ऊंचाई को आपसे पूछ रहा है। और टकराने के दौरान इसने अपनी 25% काइनेटिक एनर्जी को खो दिया है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी से हम क्या कह सकते हैं, जब ये यहां से नीचे आना शुरू हुआ यहां से,
तो यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे इसकी क्या है? 0 है और यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी ही है इस पॉइंट पे। अब जैसे-जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? mgh, h की वैल्यू है 12। अब देखो जैसे-जैसे बॉल नीचे आएगा, मैंने वो ग्राफ में दिखाया था, तो यहाँ से आपकी क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी डिक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो आपकी इंक्रीज होगी। तो एक एक दूसरे में चेंज हो रही है, इसको यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी gained by ball equal to potential energy lost by ball। तो देखो जो आपका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा वो पोटेंशियल एनर्जी जो जा रही है उसी के कारण आपकी आएगी। जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी घटेगी वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? इस पॉइंट पे हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है कि नहीं? mgh। और इस पॉइंट पे भी हमें पोटेंशियल एनर्जी पता है mgh डैश। लेकिन यहां से यहां क्या हो रहा है? वो 25% कम हो जा रही है और जब 25% जा रही है तो हमें बचेगी कितने? अगर जो काइनेटिक एनर्जी आपका यहां पे फिर लिख रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट कितना हो रहा है? 25%। तो बच कितना रहा है? रिमेनिंग टोटल कितना होता है? 100%। तो बचा कितना? रिमेनिंग 75% आपका बच गया है। तो यही जो 75% आपका पोटेंशियल एनर्जी है यही तो कन्वर्ट होके आया है काइनेटिक एनर्जी में। ध्यान से समझिए, यही लॉजिक है कि 25% काइनेटिक एनर्जी गई तो बचा कितना काइनेटिक एनर्जी? 75%। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना लॉस हुआ? 75%। तो चलो उसी को सॉल्व करते हैं। यहां से हम mgh इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? हमें mgh डैश चाहिए एच पॉइंट पे और ये कितना लॉस हुआ है? 70। किसके बराबर है पोटेंशियल एनर्जी के? 75% ऑफ mgh। समझ में आया ना? जो इसका पोटेंशियल एनर्जी है वही काइनेटिक एनर्जी जिस स्पीड से बन रही है दूसरी उसी से घट रही है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। mgh डैश इक्वल टू 75 को हम 75/100 कर देंगे और इनटू mgh। एच की वैल्यू हमको दी है कितनी? 12। mg से mg कैंसिल हो गया तो h डैश इक्वल टू निकल के आएगा आपका 0.75 इंटू 12 और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो h डैश निकल के आएगा आपका 9 मीटर। देखो कितना इजीली हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। एक आप दूसरे मेथड से करने जाओगे ना, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आपको वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट पता है कि जैसे-जैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, काइनेटिक एनर्जी उसी रेशियो में बढ़ेगी। अगर यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 75% बची है, तो पोटेंशियल एनर्जी ने लॉस कितना किया? 75%। बस उसी को समझ के हमने ए आपका इस पॉइंट पे जो आपका चलो इसको बी और ए बोल देते हैं, तो दोनों पॉइंट पे हमने पोटेंशियल एनर्जी को लगा दिया, ए और बी पे। ए और बी पे जब हमने पोटेंशियल एनर्जी को लगाया जब हमने ए और बी पे पोटेंशियल एनर्जी को लगाया तो आपका ए निकल के आया। चलो ए बी हटा देते हैं, आप कंफ्यूज मत होना। तो ए बी पे जैसे हमने रखा mgh डैश इक्वल टू कितना घटा है? 75%। तो 75/100 इंटू mg 12 एच की वैल्यू दी हुई थी, हमने सॉल्व किया। एच की डैश की वैल्यू निकल के आई 9 मीटर। तो बॉल बाउंस होके कितने ऊपर तक गया? 9 मीटर। तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम पे जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी तरीके से एग्जाम में आते हैं। आपने देखा कि अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से पता है, क्वेश्चन सॉल्व आप 1 मिनट के अंदर सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे। उसके लिए आपकी अच्छी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो आज के लेक्चर में यही इंपॉर्टेंट था, वो सब हमने डिस्कस कर दिया है। अगले लेक्चर में अब आपका पावर के बारे में हम स्टार्ट करेंगे। आई होप आज हमने जितना कुछ भी डिस्कस किया वो सब आपको समझ में आ गया। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देता हूँ। आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी और कोई भी क्वेश्चन हो आप वहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आज का लेक्चर आपको कैसा लगा या इसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। जब तक आप फीडबैक नहीं दोगे तो हमको पता नहीं चलेगा।
चलिए इसी के साथ हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।